आपने देखा होगा उस समय का सबसे एक हॉट टॉपिक था चकरबंदा। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के ये 70 साल के बाद भी बिहार का एक ऐसा गांव है जहां आज भी टावर का समस्या है। अच्छा, संगठन नहीं था फिर भी चुनाव लड़ना कितना सही फैसला आपको लगता है? हाँ, ये भी, इस पे भी बात करनी है। बीजेपी के बारे में देखेंगे तो उनको जब पता चल गया कि हमारा जाति का वोट बैंक नहीं बना पाएंगे हम, तो उन्होंने सीधा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो उनका स्टाइल है काम करने का, उनकी विचारधारा में भी है वो। उस तरह से आरजेडी जब काम करती है तो उसने MY समीकरण बना रखा है, तो एक तबका ना खिसके इसके लिए वो करता है। और ये कोई हम बहुत नई बात नहीं कर रहे हैं, बहुत क्लीशे है, सारी दुनिया जानती है इसको। प्रशांत किशोर जी ने तय किया कि हम ये बात करेंगे ही नहीं, हम वो बांटने की राजनीति नहीं करी, हमने तय किया है। मुश्किल रास्ता है, बहुत ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है। कि करत करत अभ्यास निजमत हो तो सुजान, और असरी आवत जात है सिल पे परत निशान। सही बात। सेफ आप बोल रहे थे कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये सच में अगर ये कोई फुलफिल करता है तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी है जो ये बात कहती है कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सही बात। कि जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है कि जिसमें सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। हम लोग जाके बोलते थे कि आपके बच्चे की शिक्षा अच्छा हो जाएगी, पलायन खत्म हो जाएगा, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि अरे मेरे क्षेत्र में भी रोजगार कुछ लग सकता है। जो राजनीति मंच, माला और माइक तक सीमित हो गई थी, उसको जनता और जमीन तक लाने का काम अगर बिहार में किसी ने किया है तो प्रशांत जी ने किया है। भारी बात बोल दिया भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हो, काफी सारे लोग बैठे हैं। तो ये लोग क्यों बैठे हैं? अभी उपचुनाव हुआ था जिसका रिजल्ट आया है 23 तारीख को, जिसमें जनसुराज भी चारों कैंडिडेट अपना घोषित किया था अलग अलग विधानसभा से। तो ये जितने भी साथी हैं सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जमीन पे उतर के काम कर रहे थे, उनका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। तो हम इन सभी साथी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी अलग अलग क्षेत्र में थे वो सिर्फ अपने क्षेत्र का बताएं कि क्या कारण है जिसके वजह से जनसुराज को कितना वोट आया और कितना आ सकता था, और वहां पे आपका जो कंपटीशन था वो किसके साथ था, मतलब कैसा था माहौल वहां पे? इस उपचुनाव में हम इमामगंज विधानसभा में थे और इमामगंज उपचुनाव को मैंने काफी करीबी से देखा। और वहाँ का जो भी मुद्दा था, स्पेशली वहाँ के लोग किन किन बातों पे वोट करते थे, सब कुछ को मैंने अपने काफी करीबी से देखा। और मैंने देखा कि वहाँ जो जातिगत मुद्दा है वो सबसे ज्यादा था। लोग अपने जात के लोग इमामगंज में सबसे पहले लोग अपने जात के लोग को वोट करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो ये 30 साल 35 साल के लोग जो अपने जात पे हो या धर्म के नाम पे वोट करते थे, लेकिन पहले बार इमामगंज की जनता इस सब से ऊपर उठ के लगभग 25% वोट जो वहाँ की जनता, जो काफी मतलब बहुत बड़ा वोट का परसेंटेज होता है, 25% लगभग वहाँ की जनता लोग ने एक नया विकल्प के तौर पे जो जनसुराज उभरी है उसको वोट दिया। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि वहाँ का जो मुद्दा था वो जनरली बैकवर्ड फॉरवर्ड हो या MY इस पे, या जो आपका NDA या इंडिया गठबंधन, इस तरह का माहौल था। लेकिन जनसुराज पे आने से लोगों के अंदर एक नया आस का किरण जगा और लोग उस मुद्दा को छोड़ के इस सबसे ऊपर उठ के वहां पे वोट किए। आपने देखा होगा उस समय का सबसे एक हॉट टॉपिक था चकरबंदा। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के ये 70 साल के बाद भी बिहार का एक ऐसा गांव है जहां आज भी टावर का समस्या है, मोबाइल नेटवर्क का समस्या है, वहां सड़क का समस्या है। तो उन्होंने जब जनसुराज की चकरबंदा जगह है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता। तो हमारे जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बताया था कि जब हम यहाँ आए हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग जबकि आप देख जनसुराज वहाँ गया में इमामगंज के बारे में जानोगे तो वहाँ पे जीतन राम मांझी वहाँ के सबसे पॉपुलर नेता है। और उनकी जो पुत्र बधू है वो इस बार वहाँ से चुनाव लड़ी हैं और जीती भी हैं। हाँ, और तो वो इतना बार क्या बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका जो बेटा है संतोष मांझी, राइट, संतोष मांझी ना, हाँ, संतोष भाई वो MLC से मंत्री भी है बिहार सरकार में, वो भी है, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन फिर भी उनके क्षेत्र में क्या चीज का समस्या है? मोबाइल टावर का समस्या है, सड़क का समस्या है ना, रोजगार तो खैर पूरे बिहार का समस्या है। लेकिन ये आप मतलब सोचने की बात है। लेकिन उन्होंने आज इस पर पहल नहीं किया। अगर वो आप स्टेट के CM रह चुके हैं तो कोई एक टावर लगाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन प्रशांत जी ने इस चीज को शुरुआत का लोगों में मतलब आया और लोग इस सब से उठ के जात
धर्म से उठ के वहां पे वोट किया ना। आपका कोई संगठन है, फिर भी आप जाके लोगों को समझा पा रहे हैं और लोग इस बातों पर वोट दे रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको आप छोटे स्तर पर छोटी बात नहीं ले सकते। और जिस तरह से जनसुराज ने अपनी बातों को समाज के सामने, सोसाइटी के सामने रखा है, जो जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के जो जनसुराज ने रखा है और लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है और इस नाम पे वोट भी दिया, तो यकीन मानिए 2024 में तो कुछ चूक गया, लेकिन 2025 जो है इमामगंज की जनता जनसुराज को ही अपना जनादेश देगा, अपना जनमत देगा, अपना बहुमत देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम भाई। अब वागीश भाई से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वागीश भाई, पहले आप बताइए आप कहाँ पे थे और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे, क्या कमी लगा, क्या और हम लोग बेहतर कर सकते थे, या फिर क्या हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्या आपका एक्सपीरियंस था? थोड़े दिन तक तो हर जगह ही रहे। पहले तो वहीं थे जहाँ आप थे, तरारी में। हम सब लोग साथ ही गए थे। फिर उसके बाद सही बात, शिवम भाई भी तरारी में थे। शिवम भाई से तरारी के बारे में बात की जाएगी। हाँ, और उसके बाद बेलागंज गए थे, रामगंज भी गए थे और रामगढ़ भी गए थे। बेलागंज अपने क्योंकि बेलागंज है यहाँ पे, तो हम रामगढ़ के बारे में ही आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक चीज तो जैसा गौतम भाई ने बताया वो कॉमन ही मिलेगा जब हम सब लोग बात कर रहे होंगे, वो ये था कि ये ऐसी जगह पे चुनाव था जहाँ हमारा संगठन नहीं था। अच्छा, संगठन नहीं था फिर भी चुनाव लड़ना कितना सही फैसला आपको लगता है? हाँ, ये भी, इस पे भी बात करनी है। वो ये है कि जैसे चुनाव में संगठन नहीं था पर हम लोगों ने जिम्मेदारी ले ली थी चुनाव लड़ने की, और चुनाव लड़ना कितना सही था कितना गलत था वो बात नहीं है। हमने एक पार्टी बना लिया है। जब तक हम अभियान चला रहे थे तब तक ये हमारे हक में था कि हम ये फैसला कर सके कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि हम किसी ना किसी निर्दलीय को ही सपोर्ट करते जो हमको लगता कि सही व्यक्ति है। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको ही पता है जनसुराज में सारा फैसला डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे संस्थापक सदस्यों की भूमिका है, इसीलिए यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ संस्थापक सदस्य हैं। जिनको भी हम लोग संस्थापक सदस्य बनाते हैं उनसे राय लेकर ही आगे कार्य किया जाता है। तो जब हम अभियान में थे तो सबको पता है कि जैसे ही हम सारण पहुंचे और पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू हुई, शिवहर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान के रास्ते छपरा पहुंची, और छपरा पहुंचते ही एमएलसी का चुनाव हो गया। का सीट रिक्त हो गया। मतलब वो जो केदार पांडे जो वहाँ 30-35 साल से वहाँ पे एमएलसी थे शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी में, वो वहाँ पे रिक्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए। ऐसे में जनसुराज ने अपने साथियों से, प्रशांत जी ने अपने साथियों को बिठाया और उनसे पूछा कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों की राय थी कि नहीं लड़ना चाहिए, ज़्यादातर लोगों की राय थी शुरू में कि नहीं लड़ना चाहिए। तो प्रशांत जी ने एक बात कही कि ये अभियान है, क्या क्यों नहीं हम इसको एक बार चेक कर लें कि हमने जो पदयात्रा की है वो लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, ये बात कितनी ताकत बनी है अभी तक, कितनी ताकत बनी है और कितनी मेहनत करने की और जरूरत है। और उस समय तो हम चुनाव वाले मूड में भी नहीं थे, क्योंकि प्रशांत जी चुनाव में पदयात्रा के दौरान गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे। तो प्रचार के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी वहां से। ऐसे में बहुत मुश्किल था ये फैसला लेना, क्योंकि प्रशांत जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। चुनाव तो लड़ने का फैसला भी अगर हो जाता तो भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इसलिए उन्होंने सबसे राय ली और बोली कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, जितने लोग जुड़े हैं आप बताइए कि चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप जैसे हम क्या करते हैं जनसुराज में कि जिस भी क्षेत्र में पदयात्रा करते हैं वहां से जो पदयात्रा के उद्देश्य है उसको कंप्लीट करते हुए आगे निकलते हैं। जो पहला उद्देश्य है वो है सही लोगों को साथ में लाकर एक लोकतांत्रिक मंच तैयार करना और उससे फिर आगे की तैयारी रणनीति तय करना। तो वो जो सही लोग जो हम लोगों ने जो चुने थे उस वक्त लगा कि ये सही लोग हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये पूछने का प्रयास किया गया कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। शुरुआती दौर में उन्होंने कहा और बाद में सब तैयार हो गए। जैसे तो था चुनाव करीब आने लग गया, लोगों को लगा कि हमको क्यों नहीं लड़ना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। फिर प्रशांत जी ने ये भी बात कही उस समय, देखिए कितना मुश्किल फैसला था उस वक्त चुनाव लड़ने का, कि वो 30-35 साल से एक व्यक्ति का है, यानी कि ये जो एमएलसी का चुनाव होता है वो बाकी चुनाव से थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है कि हम वोटर्स पहले ही तैयार कर लेते हैं, हम पहले ही जाके उनको वोटर लिस्ट में ऐड करते हैं। जब वो वोट देने के काबिल हो जाते हैं तो जिन लोगों ने ऐड किया होता है करीब करीब वो वोट उनकी तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में चूंकि 30-35 साल से कोई व्यक्ति हो तो उसने वोट बनाया होगा तभी जीत रहा है, हर बार जीत रहा है, और हर बार जब नए लोग ऐड होते हैं नया वोटर बनाता होगा। तो जनसुराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त ये थी कि हम लड़ेंगे तो हमारे पास तो कोई वोट ही बैंक नहीं है, अभी तो पार्टी भी नहीं बनी है। तो एक किसान के लड़के पश्चिमी चंपारण से जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने वो शिक्षक की नौकरी करते थे, अफाक अहमद साहब, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और रिटायरमेंट लेके जनसुराज जुड़े थे। उनका एक समर्पण भी था जनसुराज के प्रति। तो ऐसे में
प्रशांत किशोर जी ने बाकी लोगों से राय ली और ये नाम सामने आया। कई लोग थे उस वक्त, जैसे 5 लोग की हम लोग पहले हमेशा देखते हैं कि शुरुआत में 5 नाम रहते हैं और फिर सबके सहमति से एक फिल्टर आउट हो गया, एक व्यक्ति को चुना जाता है और उन 5 की भी सहमति उसमें होती है, उन 4 की सहमति होती है। तो ऐसे में एक नाम आया आफाक अहमद जी का और सबने बड़े सर्वसम्मति से उनको चुन लिया कि ठीक है आपके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक और बताएंगे, जब चूंकि हम लोग चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, ना करना पसंद करते हैं, पर ये बात करना जरूरी है कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक किसान परिवार के लड़के थे। एमएलसी का चुनाव जो होता है वो पैसे से लड़ा जाता है, उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे और जैसा जनसुराज हमेशा कहती है हम अपने ताकत बुद्धि साधन से ही चुनाव लड़ाएंगे। तो ये भी फैसला एक मुश्किल फैसला था। और दूसरी बात कि जो वोट है वो शिक्षक कौन है, वो हम लोग को मालूम है कि एक वर्ग जो सबसे ज्यादा शिक्षा ले रहा होगा वही वर्ग वोटिंग का अधिकार होगा, वही शिक्षक है, वही जाके वोट करेगा। तो जो तबका गरीब रह गया है, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है, वो अभी शिक्षा हासिल भी नहीं की है, तो शिक्षक बनना तो सवाल ही नहीं उठता है। उनकी संख्या वैसे भी कम है। सही बात। तो आप मुस्लिम समाज में भी जाएंगे तो वो आपको परसेंटेज दिखेगा। ये फैसला और कठिन हो जाता है आफाक अहमद जी को अपने कैंडिडेट के रूप में देखना। फिर उनको कैंडिडेट बनाया जाता है और जब वो एक बार कैंडिडेट बन जाते हैं तो सारे संगठन के लोग अपने जिलों में उस कमान को संभालते हैं। और वो जो पदयात्रा और जो प्रशांत किशोर जी की बातें हैं, जो जनसुराज को लेके, जो बिहार को लेके, जो अंदर से जो ऊर्जा उनके अंदर थी, उन्होंने पूरी ताकत उस चुनाव में लगा दी और हम लोग जीत के आए। लेकिन जीतने से पहले एक बात बताना भी जरूरी है। सॉरी आंसर लंबा हो रहा है, पर वो उस तरफ इसलिए लेके जाना है क्योंकि वहां पे हम जीते थे, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ये चर्चाएं चल रही हैं कि चारों उपचुनाव में क्या हुआ। तो इसलिए ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग उस चुनाव में भी थे और इस चुनाव में भी हैं। आफाक अहमद जी थे, वो फैसला लिए चुनाव लड़ने का। उनको कहा गया जाइए क्षेत्र में घूमिए, और उनके साथी जो हमारे साथ, जो आप कह सकते हैं उस वक्त जो हम स्टार प्रचारक अपने बना सकते थे, वो प्रचारक के तौर पे गए, वहां पे लोगों को समझाया बुझाया और अच्छा वोट हासिल हम लोग को हुआ। चुनाव में जब वो जा रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज से आने के कारण वो आरजेडी को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी कई लोग उस टाइम इस यही सवाल बात को था कि मतलब आप मुस्लिम खड़ा कर रहे हैं, मतलब आरजेडी का वोट कट जाएगा तो बीजेपी जीत। 4 जगह पे एनडीए गठबंधन चारों जगह पे जीत गया। उसमें से 3 जगह ऐसा है जहां पे कोई कैंडिडेट पहले कोई और था, नया कोई और जीत गया। एक ही आदमी है जो अपना सीट मेंटेन कर पाया, जीतन राम मांझी जी। इस पे भी बात करेंगे। जनसुराज को लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज ने आरजेडी को नहीं जीतने दिया। लोग नहीं, वो सिर्फ आरजेडी वाले बोल रहे हैं। लोग ये कभी नहीं बोल रहे थे और आगे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए हर पार्टी का अपना एक नैरेटिव होता है। हम भी चुनाव में जा रहे हैं तो कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो लोगों को आकर्षित करे हमको वोट करने के लिए। सही बात। चलिए हमारा ख्याल अच्छा है बिहार को लेके कि नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। हम कितने समर्पित हैं बिहार को लेके वो जनता तय करेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ कैंपेन के नजरिए से देखें तो हर पार्टी का अपना कैंपेन करने का तरीका होता है। तो आरजेडी ने ये तय किया कि जब प्रशांत किशोर जी जब दलित बस्ती में जा रहे हैं बात करने, मुस्लिम बस्ती में जा रहे हैं, तो मेरा वोट बैंक ना किसे, उनको अपनी ही चिंता होगी ना, उनको वो चिंता नहीं होगी कि जो उनका वोट बैंक नहीं है। वरना प्रशांत किशोर जी के जाति को लेकर तो फिर बीजेपी वाले को ज्यादा परेशान होना चाहिए। उनके लिए भी तो हम कुछ किए नहीं, कुछ दिए नहीं, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ऐसा कि ये घिसके ना। डर तो उनको है कि घिसक जाएगा। हाँ, मतलब कि देखिए प्रशांत जी के को अगर देखा जाए तो जिस जाति से आते हैं उन्हें वही लोग कहते हैं, हमेशा अपने लेटर में लिखते हैं। और अब तो चूंकि ये बात छुपी छुपाई नहीं है, वो हमेशा अपने लेटर में लिखते हैं। जगदानंद सिंह के लेटर में के बेटा भी चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ तक हमको जानकारी है। वो वहीं पे थे, हम तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि उनके लेटर में ये अंकित किया गया था कि प्रशांत किशोर पांडे, जबकि उनका नाम प्रशांत किशोर है। सही बात है। पर वो प्रशांत किशोर पांडे देख के जो चीज दिखाना चाह रहे थे उससे तो फिर बीजेपी को परेशान होने की जरूरत थी, उसको आरजेडी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वही सच्चाई है, पर हर पार्टी का, जैसे हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि कैंपेन करने के लिए हम कोई ना कोई बात तो करते ही हैं। वो हम भी करते हैं और दूसरे भी जब और आगे भी करेंगे। जिसकी जैसी सोच है, जिसको जैसा आगे भविष्य देखना है, वो उस तरीके से करेगा। तो आरजेडी ने ये तय किया कि वो जब प्रशांत किशोर जब मुस्लिम तबके में जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये एजेंट हैं बीजेपी। और आपने ध्यान दिया होगा प्रशांत जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था, और जिसके लिए हम लोग समर्पित भी हैं, कि हमको गांधी की पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। तो ऐसे में
बीजेपी को लगा कि ये जिस कास्ट से आते हैं उसका वोट बैंक तो हमारे पास है, तो उन्होंने शुरुआती दौर में ये कहना शुरू कर दिया था। पर बीजेपी जो कि समझदार पार्टी है, वो थोड़ा काम को बहुत सलाहियत से साथ करना चाहती है, वो आराम आराम से करती है, इत्मीनान से करती है। वो शुरू में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस का एजेंट है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी ने पहली बार कहा, आरजेडी से बहुत पहले बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था कांग्रेस का एजेंट है। अच्छा। क्योंकि उनको लगा कि तो मेरा वोट बैंक खिसक रहा है प्रशांत किशोर जी की वजह से। और प्रशांत किशोर ने उस समय कहा भी था कि ना हम इसका वोट काटेंगे ना उसका काटेंगे, बिहार की जनता को एक बार खड़ा कर दिए, दोनों को काट के साफ कर देगी। और वो इसीलिए कहा था क्योंकि आप किसी भी जाति को लेकर अगर आप लेके जाते हैं, तो जैसे आप बीजेपी के बारे में देखेंगे तो उनको जब पता चल गया कि हमारा जाति का वोट बैंक नहीं बना पाएंगे हम, तो उन्होंने सीधा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो उनका स्टाइल है काम करने का, उनकी विचारधारा में भी है वो। उस तरह से आरजेडी जब काम करती है तो उसने MY समीकरण बना रखा है, तो एक तबका ना खिसके इसके लिए वो करता है। और ये कोई हम बहुत नई बात नहीं कर रहे हैं, बहुत क्लीशे है, सारी दुनिया जानती है इसको। प्रशांत किशोर जी ने तय किया कि हम ये बात करेंगे ही नहीं, हम वो बांटने की राजनीति नहीं करेंगे, हमने तय किया है। मुश्किल रास्ता है, बहुत ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है। हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये रास्ता मुश्किल होता जाता है, और ना ही हम उनका काउंटर करना चाहते हैं। आप बहुत सारा टॉपिक खोल दिए, हम लोग कटोगे बटोगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम शॉर्ट करते हैं। रामगढ़ में क्या हुआ? नहीं, हम उसी पे आ रहे थे कि एक बार अफवाह का मतलब क्लियर कर लें, तब रामगढ़ पे आते हैं। वो जो चुनाव हुआ था वो बताना ये चाह रहे थे कि उनके पास जो वोट बैंक था वो सिर्फ मदरसों के टीचर का था। अच्छा। क्योंकि मदरसे कितने हैं बिहार में, तो उनके जो हो सकता था अगर वो बना पाते, वो भी नहीं थे उनके पास, लेकिन अगर वो भी बना पाते तो उतने थे। तो जो लोगों ने वोटर बना रखे थे उनका वोट हमको हासिल करना था। जो उस वक्त पहले से किसी के वोटर है उनसे, जो केदार पांडे ने, वो चुनाव व्यक्तिगत होता है, वो एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो जो केदार पांडे ने उस वक्त जो वोटर्स बना रखे थे वो उनके वोटर थे, और जो आरजेडी ने वोट बैंक बना रखा था उनका वोटर था। यानी कि वो भी जिससे अफवाह में लड़ रहे थे वो आरजेडी का वोट बैंक था। तो हम लोग को उस समय बहुत प्रचारित किया गया, अभी कुछ नहीं है, अभी इस चुनाव के बारे में कुछ नहीं है, उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया था कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये वोट कटुआ साबित होगा। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि बी टीम छोड़िए, बीजेपी को मात्र 450 वोट आया। जनसुराज जीत के आई तो आई, लेकिन इतना बुरी हार हुई बीजेपी की कि वो मतलब आप समझिए कि एक तरह से जनता ने पूरा ही नकार दिया। वो शिक्षक जो लोग थे, शिक्षक कम्युनिटी ने पूरा ही नकार दिया था। वोट काटने की बात हमेशा लोग करते हैं, वो होता नहीं है एक्चुअली में जमीन पर। अगर हमारी हार हुई है रामगढ़ की अगर आप बात करें तो इसीलिए हुई होगी कि हम अपनी बात को उस तक इस तरीके से नहीं पहुंचा पाए कि वो वोट में तब्दील करें। हम ये नहीं कहेंगे, रामगढ़ में कोई भी व्यक्ति जाके देखे, और हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाके देखे, चाहे वो बेलागंज का क्षेत्र हो, इमामगंज का क्षेत्र हो, तरारी का क्षेत्र हो या रामगढ़ का क्षेत्र हो, हमने जनसुराज घर घर पहुंचा दिया है। ये इसमें कोई नहीं कह सकता है, जब कहीं भी आप जाएंगे किसी क्षेत्र में तो जनसुराज घर पे नहीं पहुंचा ये कोई नहीं कह पाएगा। हमने जनसुराज घर घर पहुंचा दिया है, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाएगा नहीं कर पाए हम। वो इसका एकमात्र रीजन जो हमको दिखाता है ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में कि वो हमसे आस लगा के बैठे हैं सरकार में आने की। वो हमसे आस में नहीं लगा के बैठे हैं कि 4 MLA जीत जाएं। वो उनकी अपनी खुन्नस भी होती है जमीन पर कि 35-35 साल से कौन जीत रहा है, कौन उसको कंपटीशन दे रहा है। जो उस वक्त जीतता हुआ व्यक्ति होगा उसको हराने के लिए लोग वोट करना शुरू कर देते हैं। वो विकल्प के तौर पे तब देखेंगे जब जनसुराज को सरकार बनाती हुई दिखेगी, ऐसा लोग वहाँ कह रहे थे। तो जो हम कि इनके जीतने से कुछ बिहार में बदलाव आ सकता है। जैसे हम जब गए किसी के घर पे तो हमने क्या बताया उनको कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। हम वो बात कर ही नहीं पा रहे थे कि हम इस जाति का वोट काट लेंगे, उस जाति का वोट काट लेंगे, जाति में वो जाति मर्ज कर लेंगे, खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हाँ, हम भी अग्रेसिव थे। अब ऐसा नहीं कि हम कोई दबे कुचले लड़ रहे थे, वहां पे हम पूरे जोश के साथ पूरे जुनून के साथ लड़ रहे थे, परिणाम चाहे कुछ भी होता। लेकिन हमारा जो पूरा नैरेटिव था वो इस बात पे था कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। उसमें पहला काम हम लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पे शिक्षा बेहतर कर देंगे। दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं वो 5 काम जो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को सस्ता ऋण दिलाएंगे, खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती कर देंगे, और बुजुर्गों का पेंशन 400 से 2000 कर देंगे। ये सारी बातें जो थी वो लोगों को ये लगा कि अभी अगर जीत भी जाते हैं तो ये करेंगे कैसे, जो सरकार में नहीं है। सही बात। तो जिनको अच्छा भी लग रहा था वो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे थे कि जाइए
25 में आपका ही है। अच्छा। ये करीब करीब जो भी व्यक्ति घर पे गया होगा हाँ। या अभी भी कोई जाए, अगर बाहरी दूसरी पार्टी के भी लोग भी जाएं, कार्यकर्ता जाएं, हाँ। तो जमीन पर लोगों को कहते हुए दिखेंगे कि 25 तो जनसुराज का ही है। हाँ। इस वक्त हमने उनको वोट दिया है कि वो हारें कैसे। अच्छा। अगर हम उनको कन्विंस करने में तैयार हो जाते हैं कि हम पूरी तरीके से हरा रहे हैं, तो सारा आपको लोग जो है वो गोलबंद होते हुए दिखते। अगर उनको लगता कि 5 काम हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल अभी गौतम भाई ने कहा था इमामगंज में टावर का मुद्दा, तो पूरे बिहार को पता चल गया कि इमामगंज में एक चक्रबुद्धा नाम का जगह है जहाँ पे टावर की समस्या है। वहां पे लोग बात करने के लिए गांव ही छोड़ना पड़ता है उनको। अच्छा। वो पूरा गांव छोड़ के जाते हैं, ट्रेवल करके कुछ 3-4 किलोमीटर, तब बात हो पाती है। वहां तक अभी मोबाइल नहीं पहुंचा है। वहाँ देखिए मोबाइल पहुंचा, नेटवर्क नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं वो लोग कि वहाँ अब जैसे किसी को इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए या कोई चोट लग गई या किसी को थाने पे बात करनी है, तो उसके लिए उनको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा सिर्फ संपर्क साधने के लिए। तो इस स्थिति में आप देखिए कि जब प्रशांत जी ने वहां पे कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है भाई, ये काम शुरू हो जाएगा और जनवरी तक ये काम हम करके दिखाएंगे आपको। उन्होंने जनवरी कहा था, क्योंकि प्रशांत जी का संपर्क है ऐसे लोगों के साथ, उनकी मित्रता है जो उन्होंने कमाया है, अपने लिए अर्जित किया है, उससे उन्होंने बात करी और एयरटेल कंपनी ने वहां सर्वे शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि इमामगंज के अंदर लोगों का उत्साह, वो जो वोट में तब्दील हुआ है, वो उससे भी हुआ होगा कि एक व्यक्ति आता है और सिर्फ कह नहीं रहा है, अभी तो आया भी नहीं है पूरी तरीके से, तो कह रहा है कि कर देंगे और वो हो जाएगा। वो अभी हम वहां चुनाव हारे भी हैं, तब भी वो हम करके दिखाएंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये जैसे ही काम आप ऐसे करते हैं तो लोगों में ऊर्जा आती है। पर बात सिर्फ चक्रबुद्धा की नहीं है, और भी जगह थी जहां पे हम सरकार में नहीं है, तो हम शायद वो काम करने के लिए अभी नहीं है, लेकिन हम अपनी कमी भी मानते हैं साथ में कि हम उनको तब भी वोट नहीं दिला पाए कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताइए। परिवारवाद को चोट करेंगे, जनसुराज को वोट करेंगे, ऐसा लोगों के अंदर भावना जो है हम पूरी तरीके से नहीं जगा पाए, क्योंकि परिवारवाद फिर भी जीता। इमामगंज में परिवारवाद की ही जीत हुई, लेकिन तब भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि 1250 परिवार ही बिहार में राजनीति करते हैं। प्रशांत जी हमेशा गाहे बगाहे इस बात का पूरा एग्जाम्पल के साथ, पूरा उदाहरण के साथ समझाते हैं कि कितना खतरनाक है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, कि एक परिवार का शासन हो जाए। चाहे मांझी जी बन जाए, उनके बेटा बन जाए, उनकी पतोह बन जाए, उनका साला बन जाए, उनके ससुर बन जाए, कोई बन जाए, हम तब भी इसके लिए लड़ते रहेंगे कि परिवारवाद को हमको चोट करना ही है। तो रामगढ़ के बारे में अगर हम पूरा समराइज करें तो इतना ही कह सकते हैं कि रामगढ़ में हम अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुए। रामगढ़ में हम लोग जो 5 योजनाएं थी उसके लिए लोग इस वक्त वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 25 में वादा किया है वोट देने का। और तीसरा, हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है वो हमको काफी नई पार्टी है, तो एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल भी था। हमारा जो नंबर जो ऊपर से आप क्रमांक संख्या देखते हैं, क्योंकि हम नई पार्टी हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। ये बहुत कम फर्क है, ये मतलब मार्जिनल फर्क है, पर नई पार्टी के लिए बड़ा फर्क है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अगर जो लोग बिहार की जनता है उनको हम समझाना चाहेंगे, हम नई पार्टी हैं, स्कूल का बस्ता हमारा छाप था और इसको हम जितना पहुंचा पाए होंगे, समझा पाए होंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो 25 तक लोग जान जाएंगे। 25 से पहले ये बिहार के लोगों को समझ में आएगा कि जनसुराज को आना कितना जरूरी है और उनको सच में क्या बहुत जरूरी है। जो आप अभी जो आप बात किए, हम आगे साथियों को देना चाहते हैं माइक, लेकिन ये बात जो आपने कही आखिरी में कि जितना बहुत जरूरी है, ये सच में बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि अभी भी परिवार जीत रहा है। कितना जरूरी है ये हम लोग एक बार देखिए, प्रवीण के एक इंटरव्यू में मैंने एक बात कही थी जो हमको नहीं कहनी चाहिए, उसके लिए मैंने उनके चैनल पे माफी मांगी है। मैंने कह दिया था उस वक्त थोड़ा आवेश में आके कि जब हम एक सही व्यक्ति का विकल्प देंगे तो, और अगर आप उसका ना चुनेंगे तो ये आपका दोगलापन होगा, ऐसा मैंने कह दिया था। इस शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी, इसके लिए तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो सच भी साबित होता है, क्योंकि यही लोग थे जो गांव में जाते थे तो लोग कहते थे कि किसी परिवार को हम टिकट वोट नहीं देंगे, हमको कोई नया विकल्प चाहिए। और नया विकल्प जब बना है तो भी उन्होंने परिवार को चुनना सही समझा है। फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और लोगों को और समझाने में कामयाब रहेंगे कि भैया बहुत खतरनाक है, अगली बार से कभी भी परिवार की बात आए तो ये पूरा बिहार की राजनीति परिवार में सिमट के रहेगा। ये कहीं ना कहीं हर सीट जो है परिवार से इफेक्टेड है, और जहाँ परिवार से बाहर निकला है वहाँ जाति पे सिमट के रह गया। इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, इससे बाहर निकल के ही वोट करना पड़ेगा। बाकी 25 के लिए और तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वागीश भाई। हमारे साथ ऋतिक भाई भी हैं। ऋतिक भाई, आप थे बेलागंज में, है ना? जी। बेलागंज में आप बहुत सारा पब्लिक रिएक्शन लिए, बहुत सारे लोगों से बात किए,
तो आप जब लोगों से बात कर रहे थे उस टाइम आपको क्या लग रहा था, और जब रिजल्ट आया है तो आपको क्या लग रहा है? मतलब एक्सपेक्टेड था कि इतना ही वोट आएगा, जीतेंगे हारेंगे, ज्यादा वोट आएगा, क्या था लोगों से बात करने के बाद? अगर बेलागंज की हम लोग बात करें तो वहाँ का जो वोट अभी आया है उसको अगर हम लोग देखें तो एनडीए जो जेडीयू लड़ रही थी वहाँ पे लगभग उसका 71,000 वोट आया है। वहीं आरजेडी की बात करें तो 51,000 और जन स्वराज 17,000 कुछ वोट लाया है। तो हम लोग अगर देखें वहाँ पे तो जो आरजेडी का वहाँ पैठ था 34 सालों से, 34 साल से एक ही व्यक्ति जीत रहे थे, सुरेंद्र यादव। तो कहीं ना कहीं हम जा रहे थे तो सारे पूरा विधानसभा में जनता यही बोल रहा था कि भाई इस बार हम लोग परिवारवाद को वोट नहीं करेंगे, इस बार नया विकल्प देखेंगे, नया विकल्प देखेंगे। तो लोगों के अंदर एक खुन्नस था कि हमें कुछ नया लाना है, नया करना है। वो दिखा भी, परिवर्तन हुआ, नए चेहरे जीते। और कहीं ना कहीं एक अवधारणा ऐसा बना हुआ है कि राजद के पास MY समीकरण, जैसा भी बागी भाई बता रहे थे कि हर किसी का अपना समीकरण है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम का समीकरण है, राजद के पास MY समीकरण है। तो बेलागंज में बिल्कुल ये समीकरण दिखा नहीं, क्योंकि बेलागंज में ये मतलब कैसे गया फिर वोट? MY समीकरण भी काम नहीं किया और जनसुराज के पास भी मुस्लिम कैंडिडेट था। तो क्या मुसलमानों ने भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया? किस वजह से नहीं दिया? मैं लगता है? वही बात पे आ रहा हूँ। वहाँ अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे वही हुआ कि MY समीकरण में से Y गायब हो गए। आपको पता ही होगा कि 3 दिन से तेजस्वी यादव वहाँ आके बैठे हुए थे। चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी उतर गए, पूरा वहाँ जाकर के अपना दमखम लगा है, फिर भी राजद सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। बिहार में 4 सीट पे राजद हारी है। राजद को बोला जाता है कि बिहार में अभी मजबूत पार्टी लोग बोल रहे हैं, लोग नहीं उनके ही दल के लोग बोल रहे हैं, राजद के ही लोग बोल रहे हैं। तो जन सुराज ये दिखाना चाहता है। अभी हमारा, चूंकि बागीश भाई बता भी रहे थे कि भी हमारा जो प्रचार चिन्ह था, स्कूल का बस था, ये बहुत लोग जानते नहीं थे। जैसे बीजेपी का है फूल है, राजद का लालटेन है, तो सब लोग जानते हैं लगभग। लेकिन जनसुराज का जो चिन्ह है, स्कूल का बस्ता, बहुत लोग नहीं जानते थे और लोग वहां से मिटाना चाह रहे थे, परिवारवाद को मिटाना चाह रहे थे, मिटाए हैं। लेकिन बागेश भाई बता भी रहे थे कि लोगों के अंदर ये है कि हमें 4 सीट पे नहीं बल्कि पूरा सरकार ही जनसुराज का बनाना है। तो लोग यही देख रहे थे कि अभी कौन जीत रहा है, अभी किसको वोट करे। तो लोगों ने सोचा कि जो सरकार में है उसी को वोट करते हैं। बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया लोग। हाँ, सीरियस जनसुराज को सीरियसली लिया है लोग, तब तो जाकर के। हाँ, लेकिन लोगों ने सोचा कि जनसुराज को 25 में लाएंगे और अभी जो सरकार में है उसको जिताते हैं। और बेलागंज में यही दिखा। हालांकि लोग वहाँ बहुत नाखुश थे। वहाँ मैं गांव में गया हूँ, सड़क नहीं है वहाँ आज भी। 34 साल से राजद की सरकार थी, वहाँ न सड़क है ना, वहाँ के लोग की स्थिति अभी भी देखिए लगेगा कि गाँव में किसी मतलब बहुत पिछड़ा गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं, इस तरह का व्यवस्था है। तो लोग कहीं ना कहीं गुस्सा क्रोध में है। और निश्चित तौर पे 25 में जो जनसुराज की व्यवस्था, काफी लोग बोल रहे थे भी कि 25 में इसका जीत है निश्चित। जिस तरह से माहौल था बेलागंज में, आपने देखा होगा, महारैली हो रही थी, प्रशांत की सभा लगातार हो रही थी। एक लक्ष्मीपुर की कहानी मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम समाज का ऐसे ही मीटिंग चल रहा था। तो कोई आए और वहां आकर के बता रहे थे कि मैं विश्वनाथ यादव के बदल मैं माफी मांग रहा हूं आप लोगों से। तो वहां एक लड़के ने खड़ा होकर के बोल दिया कि ये माफी के लायक नहीं है। तो फिर आरजेडी के लोगों द्वारा उन्हें पीटा गया। लोग उनसे इतना गुस्सा थे कि कोई उनके बिहाफ में आके माफी मांग रहा था कि चलिए इनके बदले हम माफी मांगते हैं और आगे से काम करेंगे। हाँ, मतलब साहबुद्दीन के लड़के से थे। हाँ, माफी के लायक नहीं है। पूरा इंसिडेंट था। हाँ, तो उसको पीटा गया। बाद में जो भी इंसिडेंट हुआ, लक्ष्मीपुर की कहानी है शायद, जहां तक मुझे याद है। और तो इस तरह का आक्रोश वहां दिख रहा था, लोग बदलाव चाह रहे थे। तो MY समीकरण में से तो एम तो गायब हो गए हैं। लोग जो बताइए, एक अवधारणा बनी हुई है कि मुस्लिम समाज कभी भी बीजेपी या बीजेपी के साथ जुड़ी हुई पार्टी को वोट नहीं करेगा। लेकिन ये तो इस बार उल्टा हो गया भाई। बेलागंज में मुसलमान समाज के लोगों ने जनसुराज को वोट किया है और आपको जाकर के एनडीए समर्थक जेडीयू को वोट किया है। तो वो तो कहानी खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। और 25 में जैसा कि बागेश भाई एक बात और बता रहे थे कि जनता ये बोल रही है कि
अभी जो सरकार में है उसको वोट करते हैं, अभी जिताते हैं। 25 के आस लगा के लोग बैठे हुए हैं कि जब आप सरकार बनाइएगा तब आपको वोट करेंगे। तो वही बात है, 25 में जब सरकार जनसुराज बनाएगी, और निश्चित तौर पे बनाएगी, जिस तरह से ग्राउंड पे काम हो रहा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, निश्चित तौर पे जनसुराज 25 में आएगा। ऋतिक भाई, एक बार हम लोग फिर से सबसे एक एक राउंड करेंगे। पहले अपने सिद्धांत भाई के पास चलते हैं। सिद्धांत भाई अपने सोशल मीडिया टीम में नए जुड़े हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं सिद्धांत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए और बिहार आने के लिए भी। बिहार आने के लिए भी इसलिए क्योंकि ये बिहार से नहीं, अपना परिचय खुद देंगे। सिद्धांत भाई कहाँ से आए हैं, क्या करते थे और यहाँ पे जनसुराज में क्यों जुड़ गए, पहले यहाँ से चालू करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन चालू करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे आप कहाँ थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक बात है, यहीं से शुरू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिद्धांत है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिहार आने का सिलसिला आज से लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ था। जब इसके पहले मैं जब अपने ग्रेजुएशन डेज में था, या उससे पहले लॉकडाउन की जब बात करते हैं, तो उस समय मैं अपने लेवल पे कुछ समाज सेवा के काम कर रहा था। पहले से ही मेरी रुचि जो थी वो सामाजिक क्षेत्र में थी, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में। तो मैं ऐसी चीजों को पढ़ता रहता था, खोजता रहता था कि भाई समाज में बड़ा परिवर्तन कैसे होना चाहिए। तो ये बात होगी शायद मध्य प्रदेश में इतने कम एज में लड़के लोगों को ये सब बात कैसे समझ में आ रही है। बिहार के बच्चों को क्यों मध्य प्रदेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राम गुप्ता है, वो भी मध्य प्रदेश से है, वो भी कम एज का ही है, और मतलब उसका विजन देखिएगा, समझिएगा, तो वो मध्य प्रदेश से बिहार आके क्यों काम कर रहा है वो भी अपना बताता है। आने से पहले ही उसने बहुत काम किया। हाँ, ये मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है भाई जो बिहार में मिस हो रहा है, क्या है मतलब इस पे मैं बहुत क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छी कविता किसी ने लिखी थी कि एक 3 लाइन की कविता है कि एक आदमी को जब गोली लगी तो उसके मुंह से निकला माओ। एक किसी आदमी के को गोली लगती है तो लास्ट में उसके मुंह से निकलता है आलू। उसका मतलब ये है कि जब आपकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं आपको मिल जाती हैं, जब आपका पेट भरा हो, तो उसके बाद आप दार्शनिक बनते हैं। सही बात है। तो बिहार में जो पहली रिक्वायरमेंट है कि भैया पेट भरा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वही फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये बात आपने एकदम सही बोला। हाँ, तो आप अपना परिचय दे रहे थे। तो मेरा परिचय ये है फिर। तो मैं 26 सितंबर के करीब यहाँ बिहार आया पहली बार 2023 में। और मैं आया था इस उद्देश्य से कि मैं चाह रहा था कि मैं कहीं पॉलिटिकली एक्टिव हो जाऊं। तो उसके लिए मैंने भाजपा को देखा पहले मध्य प्रदेश में, चूंकि जो मध्य प्रदेश है उसको भाजपा का मायका कहते हैं। वहां से मतलब भारत भर से जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश से जाए इसकी बहुत कम संभावना है। तो वहां की आइडियोलॉजी भी मैंने जज करी। फिर उसके बाद थोड़ा सा कांग्रेस को भी देखा, चूंकि 2 ही ऑप्शन वहां अवेलेबल थे। तो फिर उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि भाई एक प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज नाम का एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसको भी देखना चाहिए। तो मैंने जब देखा तो पहली बार ऐसा है कि जब देश भर में लोग गांधी को गाली दे रहे हैं और एक आदमी है कि गांधी का ही फोटो लगा के चल रहा है। सही बात है। तो इसके लिए बहुत करेज चाहिए। तो पहला तो मेरा विश्वास हो गया था कि ये ठीक आदमी है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, जोड़ने की बात कर रहे हैं। सेफ आप बोल रहे थे कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये सच में अगर ये कोई फुलफिल करता है तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी है जो ये बात कहती है कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सही बात। तो प्रशांत किशोर मंच से जा जाके लोगों को बता रहे हैं कि भाई सबको एक होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा, और जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है उसकी बात कोई पहली बार देश में करते हुए मुझे नजर आया, जो बहुत ओपनली इस बात को कर रहा था। तो फिर मैं ये टेस्ट करने के लिए आया था कि यार देखता हूँ कि भाई ईमानदारी से कर भी रहा है कि जैसे मतलब इसके पहले मैं और नेताओं के साथ रहा था, तो मुझे पता था कि वो हवाबाजी ज्यादा करते हैं। मतलब भोकाल राजनीति का केंद्र है उनकी कि भाई यहीं से शुरू होती है। एक सतीश रे का एक ये आता है, मीम्स बनाता है वो, वीडियोस कंटेंट बनाते हैं वो। तो उसमें एक था कि युवा नेता स्टार्टर पैक ऐसे करके युवा नेता पे कुछ उन्होंने बनाया था कि तो विधायक जी से जाके बात कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये ज्यादा चलता है राजनीति में। तो ये चलता है। और मध्य प्रदेश में जो बहुत सारे युवा हैं जिनको मैं देखता हूँ कि भाई बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जो पहुंचे हैं, तो वो इसी की मदद से पहुंचे हैं कि भाई इनको वोकाल दिखा के उनको इम्प्रेस किया, उनको दिखा के इनको इम्प्रेस किया। तो तब मुझे समझ में आया कि ये जो खोखलेपन की राजनीति है मतलब इसी पे केंद्रित है उन सबकी। तो मैंने कहा ऐसा कहीं ना हो रहा हो। तो मैं आया, प्रशांत जी से मिला, और 6-7 दिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, ये 2 जब जिलों में
यात्रा थी, तो वहाँ रुका, प्रशांत जी से बातचीत भी हुई। तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उस समय मैं पीजी कर रहा था, मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है मैंने, तो मेरा 3rd सेमेस्टर था। तो प्रशांत जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ आएँ और कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने उनको बताया कि भाई अभी तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो इसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कंप्लीट करिए फिर आइए। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया और उसके 3 दिन बाद मैं बिहार आ गया था। तो बिहार में सबसे पहले मैं गया पूर्णिया, जहाँ तो आप ही थे सबसे पहले, मतलब हमारे साथ में जिनसे इंटरेक्शन मिले थे, साथ में 1 हफ्ते के आसपास रहे थे, फिर हम वहां से पटना आ गए थे। हाँ, तो तब फिर मैं वहाँ पहुंचा था। तो इस तरीके से ये है। और मेरा जो कमिटमेंट है वो मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी जो है, जिसको लेके प्रशांत जी चल रहे हैं कि भाई सार्वजनिक मंच से डाटा के आधार पे कहते हैं कि भाई ऐसा आज भी 50% प्लस हिंदू ऐसा है जो मुसलमानों के साथ अगर आ जाएगा तो देश में एक सकारात्मक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करी जा सकती है। आज अभी बेलगंज को भी मैं इससे जोड़ के देखता हूँ। देखिए बेलगंज का मेरा अनुभव क्या है। अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है कि मतलब उन्होंने इससे बताने का ये प्रयास किया कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। सही बात है। तो जो हमारा उद्देश्य है, जो प्रशांत जी का उद्देश्य है कि आदमी की थिंकिंग में वजन आए कि अगर आप बात कर रहे हो कि किस आधार पे वोट दिया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप शुरुआत करें अपने घर से। सही बात। भाई मेरे बच्चे के पास रोजगार है कि नहीं है, मेरी थाली में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है कि नहीं है, मेरे घर वालों के पास रहने के लिए घर भी है कि नहीं है। तो उस स्तर से जब आदमी सोचना शुरू करेगा तो देश में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी। सही बात। लेकिन बेलागंज के अनुभव पे भी मैं कह रहा हूँ, और जो अभी तक का मेरा राजनीतिक अनुभव है, उसमें आदमी ये ज्यादा प्रेफर करता है कि भाई समाज में क्या चल रहा है, लोग कहाँ सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। जिसमें जाति का एक पैमाना है, उनके पास धर्म का एक पैमाना है, तो उसके आधार पे लोग सोचते हैं। बेलागंज में इस बार जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि आदमी चाह रहा था कि किसी भी कीमत पे जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव है, इनसे पिंड छूटे। अच्छा। तो बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। सबसे पहला मुद्दा ये था कि पहले इनसे सबसे पहला मुद्दा था। तो उनके लिए ये भी था कि मतलब एक प्रकार का आक्रोश, जब गुस्सा आ जाता है लोगों में तो वो सोचते हैं कि पहले तो एक मार लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि पुलिस कार्रवाई होगी कि समझौता होगा। सही बात। तो इस प्रकार की स्थिति वहां थी। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले इसको हरा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो इसको हराएगा, भाई ये मुद्दा था ही नहीं कि विकास है, रोजगार है, डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि जो इसको हराएगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। वोटर्स की मेंटालिटी पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो किस बात पे कब वोट दे रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। तो बहुत लोग, तो पहली तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था। दूसरा जो जनस्वराज की तरफ से और हमारी तरफ से एक थोड़ी सी तो लिमिटेशन हमारी रही, वो ये था कि हमारे पास समय बहुत कम था। मतलब 1.5 महीने में आपको उन लोगों से लड़ना है जो यहाँ पे 35 साल में 30 साल में यहाँ पे सत्ता जिन्होंने स्थापित की है, सत्ता का सुख भोगा भी है, जिनका संगठन भी है, और साथ में जो हर प्रकार की मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी औजार चुनाव जीतने के लिए लगा सकते हैं। भाई तीसरी आंख भी खोल सकते हैं और पैसा भी बांट सकते हैं। पैसा ही बांट सकते हैं। ये जनस्वराज नहीं कर सकता है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी वो नहीं है। तो पहली बात तो लोगों को समझाना कि भाई हम किस चीज के लिए आए हैं, और जिस चीज के लिए आए हैं उतनी सीरियसली उसको जितना आपको बता रहे हैं उतना करेंगे भी। अच्छा तो, ये बताइए, आप जो गांव में जाते थे तो लोग आपसे भी कुछ पैसा ऐसा मांगा है और तो साड़ी मांगा है क्या? कैसा रहा एक्सपीरियंस? लोग हिम्मत तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने उनको बताया कि भाई ये चीज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी सभाओं में गया तो आदमी यही कहता है कि भैया चाय नाश्ता होएगा कि नहीं होगा। सही बात है। तो मैंने कहा चाय नाश्ता तो आपके ही करेंगे क्योंकि समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, और दूसरा आपके गांव में आए तो आपके मेहमान हैं। अच्छा, एक फनी इंसिडेंट बताते हैं। हम लोग थे तरारी में, हम और शिवम थे तरारी में। तो वहाँ पे एक नगर परिषद में मुसलमानों के गांव में एक सभा रखी गई। तो सभा में तो इनवाइट किया जाता है लोगों को कि इनविटेशन है, आप यहाँ आइए। तो इनविटेशन को उर्दू में बोलते हैं दावत, कि आपको दावत दे रहे हैं, आप इसमें आइए, मतलब इनविटेशन दे रहे हैं। तो जब वो दावत पर है तो उनको लगा कि जरूर नाश्ता खाना का तो पूरा एकदम भारी इंतजाम होगा। समझ रहे हैं? तो लोगों का सबसे पहले ये कंसेप्शन होता है कि अगर कोई पार्टी है तो कुछ ना कुछ उस पर खर्चा करेगी, पैसा देगी, 100 रुपया 500 रुपया साड़ी, कुछ ना कुछ तो करा ही देगी। नहीं कुछ कराएगी तो नाश्ता पानी चाय वाय तो करा ही देगी। ये तो उनका जीवन भर का अनुभव है।
कि जहाँ भी गए हैं चुनाव के समय आदमी क्या करता है कि भाई चाय नाश्ता करा लो, लोग इसी बहाने आके बैठेंगे। सही बात है। क्योंकि ऐसी स्थिति चाय उन्होंने नाश्ता बना नहीं दी है। कराया जनसुराज ने। नहीं, जनसुराज के पास देने के लिए कुछ था। देखिए दूसरी पार्टी चाय नाश्ता इसलिए कराती है क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई बात है नहीं, तो वो तो डील करते हैं कि भैया चाय नाश्ता कर लिया है, कुछ पैसा ईसा ले लीजिएगा और वोट दे दीजिएगा। क्योंकि उनको भाई बालू माफिया क्या आपको बताएगा कि बिहार को कैसे बदलेगा। सही बात है। अगर ये कहेगा तो आदमी तुरंत खड़े होकर कहेगा कि भैया सबसे ज्यादा ट्रक तो आपका ही चल रहा है। सही बात है। तो जो बालू माफिया है, यहाँ का शराब माफिया है और जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई करने को बात नहीं है। जनसुराज के मंच पे जब आदमी आता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई बिहार को बदलने का क्या एजेंडा हमारे पास है और कितने सीरियसली हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आज बेलागंज में भी जब हम जाते थे तो ये लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है भैया कि चुनाव है इसलिए आपके यहाँ गए। पिछले 2 साल से पूरे बिहार में पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जाके लोगों की परिस्थिति देखी है, जानी है, तब जाके आपके बीच पहुंचे हैं। तो आदमी उसको सीरियसली सुनता भी था। फिर आखिरी में जब चुनाव के समय की बात है तो लोग कहने लगे कि भैया कुछ खर्चा पानी हो जाता, चाय नाश्ता हो जाता। तो हम उसको ये बताते थे कि यार देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको किसी को समोसा खिला दूं, चाय पिला दूं, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि फिर मैं अपनी विचारधारा के खिलाफ चले जाऊंगा कि भाई तुम्हें चाय नाश्ता मैं करा दिया इसलिए क्योंकि मुझे वोट चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वही विचार है जिसको आपको फॉलो करना है। तो उस पर एग्री भी करते थे, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने कहा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि नहीं आता था, लोग जब अलग अलग तरह की बात करते हैं। आपसे भी ये किसी ने बात की होगी कि आप पैसे लेके काम कर रहे हैं, कोई तो बोला ही होगा। जैसा हम लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा है, गांव में हम लोग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जन स्वराज में हम हैं, इसका मतलब है कि हमको जन स्वराज 1 लाख रुपया मंथली दे रहा है। क्योंकि उनको लगता है इतने पढ़े लिखे लड़के ये तो कम पैसे में करेंगे नहीं काम, 50,000 1 लाख रुपया तो ले ही रहे हैं। आपसे भी किसी ने बोला है कि नहीं? ये तो बहुत आदमी बोलता है और खास तौर पे वो आदमी बोलता है जो पहले से आइडियोलॉजिकली या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि भाई ये लोग तो भाड़े पे काम कर रहे हैं। हाँ, सही बात। तो मुझे देख के थोड़ा अजीब सा लगता था कि भाई मैं इतने काम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि वो तो छोड़ो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है ये बताओ। तुम दूसरा टॉपिक पे आ जाओ। ये जो तो ये जो विचार है लोगों का, लेकिन इस पे आप लोगों को जाके समझाएंगे तो उनको विश्वास देर से इसलिए होता है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं बिहार में कभी। आप किसी को जाके कहें कि भाई मैं निस्वार्थ भाव से कोई काम कर रहा हूँ तो आदमी पहले तो शक की निगाह से आपको देखेगा ही। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन मिलता कितना है ये बताइए। क्योंकि जीवन में कभी देखा ही नहीं कि कोई आदमी फ्री में किसी के लिए काम कर दे। हम उनको ये बोलते थे कि सोचिए हम वैसा काम कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम, ये आप बात समझिए। ठीक बात है। तो यही मेरा बेलागंज का अनुभव है कि सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा फैक्टर था कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अगर हमारे पास समय होता तो हमारा संगठन भी बनाते और अच्छा परफॉर्म करते और बहुत अच्छे से काम कर पाते। और दूसरी बात ये थी कि हमारे पास जो एजेंडा था, जैसे बागीश भाई ने बताया कि हम 2025 में क्या करेंगे, इस पे हमारी कमिटमेंट है और हम उसको लेके बिल्कुल स्थिर हैं कि भाई यही करना है और यही आपको बोल सकते हैं कि अभी जीतेंगे तो अभी कर देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने मुझे बात याद दिला दी, झूठ वाला। हमने ये कहा कि भाई 25 में हम जीतेंगे तो आपका पेंशन हम 2,000 कर देंगे। हमने ये बताया कि आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर देंगे। वहां का जो अपोजिशन हमारा था वो जाके लोगों को बता रहा था कि भैया देखो हम जीत गए तो गांव गांव गली गली सड़क बनवा देंगे। मतलब और कई लोग तो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो अगर 30,000 वोट से कम वोट लाया और हम हार गए तो मैं अभी MP हूँ यहाँ का, तो मैं इससे इस्तीफा दे दूंगा। तो जहाँ आदमी इतने उच्च स्तर का झूठ बोल रहा हो वहां पे आप जाके लोगों को बहुत ये बात बताएं कि 25 में हम करेंगे, तो लोग थोड़ा कम सीरियसली भी लेते हैं कि यार इसका बड़ा त्याग है, ये तो MP की कुर्सी छोड़ देगा। हालांकि उनको भी पता है कि कितना बड़ा झूठा है, झूठ फेंक रहा है। तो उस तरीके का नरेटिव वहां पे बना। MP साहब तो उस कारण से नहीं अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों छोड़ेंगे? जिसके लिए सारी जमा पूंजी लगाई उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, तो ये स्थिति मेरे हिसाब से। बेलागंज में थे ना जी। अच्छा, अभी शिवम भाई भी हमारे साथ हैं। शिवम भाई थे तरारी में। शिवम भाई को आप लोगों ने देखा हो चाहे ना देखा, आवाज सुना होगा इनका बहुत बार वीडियो में। हमारे साथ शिवम भाई इसी टी-शर्ट में अपनी शुरुआत की थी तैयारी यात्रा की। हाँ, कभी उनको याद आया। उसके बाद कभी उनका वीडियो आया नहीं। पहली बार ही है हमारे। शिवम भाई को भी पहली बार कैमरे के सामने लाया। शिवम भाई काफी बार बोला भी कि आप वीडियो बनाइए, तो मान नहीं रहते, तो इस बार हम लोगों ने जबरदस्ती बैठाया कि बोलना तो पड़ेगा। तो शिवम भाई बताएंगे तरारी का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा वहाँ पे? वहाँ तो एक्सपीरियंस काफी क्या अच्छा कमी हो रहा। गया, क्या
ठीक, लेकिन जो प्रशांत जी कहते हैं कि आप वोट किसको दे रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वोट किस लिए दे रहे हैं। तो यही बात है, वहाँ बस एक वर्ग दूसरे वर्ग को हराने के लिए या फिर जिताने के लिए वोट कर रहा है। वहाँ लोगों को मुद्दे की समझ मेरे ख्याल से उतना है नहीं। हम लोग जाके बोलते थे कि आपके बच्चे की शिक्षा अच्छा हो जाएगी, पलायन खत्म हो जाएगा, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि अरे मेरे क्षेत्र में भी रोजगार कुछ लग सकता है। ऐसी स्थिति है। वहाँ हम लोग जैसे पब्लिक ओपिनियन लेते थे, तो एक बार हम लोग ऐसे ही पीरो गांव में शायद ओपिनियन ले रहे थे, तो वहाँ एक बच्चे मिले थे, तो हम पूछे थे भाई आप कहाँ रहते थे, तो बोला है कि हम बंगाल में रहते हैं। तो हम बोले कि भाई आप बंगाल में रहते हैं लेकिन है तो बिहारी ही। तो बोला नहीं नहीं, हमको बिहारी नहीं बोलो, हमको बंगाल बोलो, हम बंगाल में रहते हैं। तो ऐसा लोग के अंदर ये भावना ही नहीं है कि हमारा बिहार भी बदल सकता है। बस ऐसा ही है। और बताइए, जैसे पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, तो आप जब उनसे बात कर रहे थे तो लोग मुंह पे मना कर दे रहे थे कि जनसुराज को वोट नहीं देंगे, नहीं बोल रहे थे तब भी नहीं दिया, नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है। सारे लोगों को हमारी बात पसंद आ रही है, बात अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, फिर एक वर्ग को हराना है। जैसे वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा वर्ग जीत जाए, उसको हरा दे, बस यही। अच्छा, 10 साल से वहाँ पे माले के ये हैं जो कैंडिडेट वो जीत रहे थे, 10 नहीं 9 साल मान लीजिए, 2 साल 2 बार विधायक रहे और विधायक से फिर सांसद भी हो गए। आपको क्या लगता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि लोगों ने वहां से विधायक से उनको सांसद बना दिया? कैसा एक्सपीरियंस रहा गाँव का आपको? एक्सपीरियंस तो यही रहा, काम तो कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। ऐसे ही दिख रहा है, कहीं नालियाँ ऐसी हैं उस पे ढक्कन नहीं है, सड़क के बीच में नाली है जहाँ से हम लोग को जाने में कितना तकलीफ होता था। तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है। तो तरारी की जनता 2025 के लिए क्या तैयार है, नहीं है? 25 के लिए तो मुझे लगता है पूरे तरह से तैयार है। बहुत लोग ऐसा कह भी रहे थे कि भैया इस बार तो अगर आप जीत भी जाते हैं तो शिक्षा कैसे सुधारेंगे, रोजगार कैसे लाएंगे। अच्छा, 25 में आपको पूरा मौका देंगे। अच्छा, एक कॉमन बात निकल के आई जहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं कि लोगों को हम लोगों ने जो सच्चाई बताई ना, तो वो लोग शायद पचा नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए झूठ कि हम 8-9 महीने में ही बोल दे कि आपकी पेंशन 2000 से मतलब 400 से 2000 कर देंगे, तो शायद वो ज्यादा मान जाते हैं। नहीं लगता ऐसा, शायद वो ज्यादा मान जाते हैं कि भाई ये तो 8-9 महीने में ही होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने भी वहां पे भी जाके यही बात बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा चाची, 2025 में। मतलब मुझे से लग रहा है कि उतना दूर भी नहीं सोचा है। हाँ, एकदम से ये दिखा कि 25 में तो जनसुराज आएगी ही, विकल्प दिख रहा है। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब गांव में हम लोग जाते थे तो लोग बहुत ऐसे स्वागत जैसा करते थे। अगर आप देखिए कि हमारे लड़कों को अगर बहुत थक गए हैं तो लोग पानी निकल के घर से बाहर वैसे आते थे कि आपको सुबह से देख रहे हैं यहाँ मेहनत करते हुए। तो ये उनके अंदर एक भावना तो थी कि कुछ तो अलग हो रहा है। ये इतने लोग कई बार हमारे घर पे आ रहे हैं, पहले 5 साल में कोई नहीं आ रहा था, या 5 दिन के अंदर 5 बार लोग आ गए। तो वो बस ये चेक कर रहे हैं अभी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए था या हम सच में ऐसे हैं। उनका भी अधिकार बनता है। जो एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है। दूसरा ये है कि उतना दूर भी नहीं सोच रहे हैं कि 9 महीने में हम लोग करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। उस समय उनको लग रहा है कि इस वक्त ये उपचुनाव है, इस वक्त जो पैसा रुपया लेना है जो ले लिया जाए। ये 9 महीना पहले एक बार अपने लिए सोच लिया जाए, फिर अपने बच्चों के लिए जो आप कह रहे थे वो सोचा जाएगा। वो जो क्षणिक लाभ है, जैसे कि 5000 रुपए इस वक्त उनको मिल जाए तो अभी जाके वो दिवाली छठ के कपड़ा के लिए, होली के लिए कपड़ा खरीद ले आए। इस वक्त उनको कुछ मिल जाए तो क्या पता किसी का इलाज करवा ले। तो वो जो उनसे कहीं से किसी से मिलता हुआ दिखा, तो उस समय लगा कि भैया अभी ये मिल रहा है, अभी दे दिया जाए। लेकिन वो बड़े भविष्य की बात कर रहा है, 5 साल उसको देना पड़ेगा, लेकिन 9 महीने में ये सौदा कर लेते हैं, पर जो मिल रहा है उसी में इसको वोट दिया जाए। ऐसा लाइटर नोट हम कहना चाहते हैं, बस शायद सच्चाई भी है थोड़ी बहुत इसमें, कि ऐसा लग रहा होगा कि अगर जिनको समझ में आ गई, क्योंकि बहुत गांव में ऐसा कोई नहीं मिला शायद, या इक्का दुक्का मिला होगा, जब तक वो दूसरे पार्टी से एसोसिएटेड, मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक हर आदमी ये कह तो रहा था कि आप बात अच्छी कह रहे हैं और हम आपके साथ हैं। बहुत कम ऐसे विरला ही कोई मिला होगा जो कह रहा होगा एकदम बेकार फालतू बात बोल रहे हैं, ये कभी होने वाला है, ऐसा कुछ। वो कहता है कि बात सही कर रहे हैं। खासकर अगर इन 5 कामों के अंदर देखा जाए तो बुजुर्ग वर्ग जो है, जो उसके अंदर वो पेंशन, क्योंकि इतना कम है, वो 400 पेंशन इतना कम है कि वो रुपये में है। एक हमारा एक ही जो 5 वादे में एक वादा ऐसा है, या एक संकल्प ऐसा है जिसमें हम कह रहे हैं कि 2000, तो रुपया जो दिख रहा है सामने से, तो उनको बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 400 रुपया जो है वो 2000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 400 रुपया इतना कम है। तो उनको ऐसा दिख रहा है। देखिए, जबकि
ये तो जरूरी था, मतलब ये तो होना ही था, ये हो ही रहा है। बाकी सब चीजें हम वो करने जा रहे हैं जो बाकी जगहों पे अभी कम है, मतलब पूरे देश के लेवल पे भी कम है। हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं। हमारा ग्रोथ रेट अगर सही रहा तो 30, 35, 40 साल में हम शायद सबसे बेहतर राज्य बन के उभरे, अगर हमारा यही कार्यक्रम रहा तो। हम 10 साल में 10 अग्रणी राज्य में शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो लोगों के अंदर जो तुरंत वोट देने का, कि तुरंत कुछ फायदा हो जाता मिल जाए, मतलब आज का काम हो जाए, लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं वो। अगर शाम को कोई मिला कि पैसा लेके, तो उसको 2-3 काम याद आ गए सुबह कि ये काम हो जाएगा, बड़ा बढ़िया रहेगा, तुरंत वोट डाल लीजिए। वोट का जो रियल अधिकार, जो मतलब है, ये अभी हम लोग को और मजबूती से समझाने की जरूरत है। कितना ताकतवर है आपका वोट, आप कितने ताकतवर हैं लोकतंत्र में, ये थोड़ा और मजबूती के साथ हम लोग बताएंगे तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्या लगता है कि क्या और बेहतर किया जाए कि जन सुराज की बात लोगों तक और स्पष्टता से पहुंच पाए, लोगों को विजन हमारा समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए बात यह है कि उनको मतलब नहीं है कि जन सुराज है कि बीजेपी है कि आरजेडी, उनको ये मतलब है कि अगर उनको भरोसा हो जाए इस बात पे कि हम सच में आएंगे तो अच्छा काम करके देंगे, तो वो जिताने के लिए हमको लगता है तैयार होंगे। तो आपको क्या लग रहा है हमारे में क्या ऐसा कमी रहा कि इतनी सच्चाई से, ईमानदारी से हमारी बात नहीं पहुंच पाई? कि करना तो यही चाह रहे हैं, अगर हम आपके हित के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं और आपको भरोसा ही ना हो कि हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, तो शायद आप मेरे पे ना करें भरोसा। लेकिन जिस दिन आपको भरोसा हो जाए कि नहीं ये जो बोल रहा है वो मेरे हित के लिए करेगा, तो शायद आप हमको जिता दे, शायद क्या आप चांस ले ही लेंगे। तो क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी के बारे में तो सीट वाइज अभी सब साथियों ने बड़ी विस्तार से बता दिया कि क्या कमी रही। उनमें जो मूल बात थी वो यही थी कि प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि जन सुराज की आत्मा है पदयात्रा, और वहां पे आत्मा नहीं थी। अच्छा, अगर आप जो मेन जो आप देखिए कि जन सुराज क्यों खड़ा हुआ, हम इस बिहार के लोग जन सुराज को कैसे जानते हैं, और जन सुराज कहीं इनको अगर पिक्चराइज होगा तो प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा करते हुए पिक्चर उनके सामने आएगी, ना कि किसी सभा की आएगी, ना किसी चुनाव की आएगी, ना किसी रणनीति की आएगी। वो जब भी जन सुराज के दिमाग में आएगा तो वो सच में एक इमोशन है, और वो आपको पदयात्रा के थ्रू ही जन सुराज उनको दिखाई पड़ेगा। तो वो वहां पे हुई नहीं थी, और वहां नहीं होने की वजह से पदयात्रा का जैसे 3 उद्देश्य था। अब जब ये बात आई गई क्या बेहतर कर सकते हैं, तो यही बात करनी हो कि पदयात्रा के 3 उद्देश्य थे। एक तो समाज को सही लोगों को चुन के निकालना, वो वहां पे नहीं हुई थी, तो समाज से सही लोगों को चुन के नहीं निकाल पाए थे हम लोग। दूसरा, जो लोगों की समस्याओं को जाकर जमीनी स्तर पर समझना और उसके आधार पर एक ब्लूप्रिंट बनाना, वो हम लोगों ने, चूंकि पहले पदयात्रा नहीं हुई है तो वो काम हम लोग नहीं किया हुआ है। तीसरा, कि जो भी समस्याओं का समाधान हो सकता है उसके लिए विशेषज्ञों की राय भी लेना, और जमीन से जो लोगों ने राय दी है उसको भी शामिल करना, और दोनों को मिला के बिहार के लिए पूरे 10 साल का एक विजनरी डॉक्यूमेंट पेश करना। तो ये जो तीनों काम है वो वहां नहीं हुए थे। वहां हुआ ये था कि जन सुराज एक पार्टी है, और पार्टी बनने के बाद चुनाव लड़ना ही चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के अंदर आपके साथी होते हैं। यहाँ पे वो कार्यकर्ता नहीं होते, यहाँ संस्थापक सदस्य होते हैं। तो जिस जिलों में संस्थापक सदस्य थे उनकी मदद से उनका ये आह्वान था। और प्रशांत किशोर कोई जन सुराज के अंदर डिसीजन मेकर नहीं है, वो राय को सुनकर और उसके ऊपर विचार रखने वाले लोग हैं, ताकि वो कंफर्म हो जाए। इसलिए लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी की तरफ से ये आए, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो तरीका है वो ये है कि अगर साथी यहाँ चाहते हैं, अगर हम उनको कल हिम्मत दें कि भैया चलिए हम लोग अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो प्रशांत जी हम लोग को मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इतना भरोसा है कि अगर ये लड़के कह रहे हैं जो मेरे साथ इतने दिनों तक रहे हैं तो करेंगे वो, और यही ताकत बनेगी। धीरे धीरे ये कुनबा इस तरीके से, जब तरारी के लोग भी इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि चलिए भैया आप तैयार है, चलिए चला जाए, तो वो जीत में तब्दील हो जाएगा उस वक्त। आज हमारे पास वो सही लोग वहाँ पे, जो हमारे पास लोग जो संगठन की बात कर रहे थे वो उस तरीके से नहीं बना हुआ था, और वहाँ पे हम लोग जितना काम अपनी यात्रा के दौरान करके आते हैं, अगर यही चुनाव पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज में हो रहा होता, हम तो मतलब इसको लेकर कई बार साथियों से चर्चा भी की कि काश ये 2 इलेक्शन अगर उन जगहों पे था जहाँ पदयात्रा नहीं हुई है, और 2 चुनाव उन जगहों पे होता जहाँ हमारी पदयात्रा हो गई है, तो तब हमको अपनी ताकत का अंदाजा लग पाता। तो हम अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकते इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और जो वोट हासिल हुआ है ये कम नहीं है। ये कम इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके पास, और हमको तो उन लोगों के लिए दुख भी है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए जिन्होंने सच में इस बदलाव के लिए वोट दिया, चाहे वो 6000 लोग तैयार हुए हों, 17000 हुए या 37000 हुए हों। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र थे जिनके लिए हम सच में बेहतर इस 9 महीने में करके दिखाना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, जब बड़ा मौका आएगा, बड़ा
प्रदेश खुलेगा, 5 साल के लिए हम लोग साथ में आएंगे, तो उतना करके दिखाएंगे। जो बेहतर करने की आस है वो हमको यही है कि हमको एक चीज लोग हमेशा चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई मैदान छोड़ के ना जाए। अगर हमारी हार हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। एक पार्टी ग्रुप में चुनाव लड़े हैं तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं कि हम ये ना बोलें कि हमारी हार हुई है। हम अंदर से जानते हैं कि हम जीते हुए हैं, लेकिन हम बाहर के जो लोग जनता है, जो मीडिया में चल रहा है, उसकी वजह से अगर हम हारे हुए हैं तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हम हारे हुए हैं, और हम जाएंगे नहीं। जैसा प्रशांत जी ने कहा है कि 2 साल लगे, कि 5 साल लगे, कि 10 साल लगे, पूरा जीवन इसी में लग जाए। अगर एक बार जन सुराज की विचारधारा हमारे अंदर समाहित हो गई है तो इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए जितना समय लग जाए हम लगाएंगे, हम ऐसे जाएंगे नहीं। अब जनता के ऊपर है, हमको पहले एक्सेप्ट कर ले कि 50 साल के बाद करे, कि हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए, हमारी अगली पीढ़ी को करे, ये रुकने वाला नहीं है। एक विचारधारा है, जन सुराज एक इमोशन है, एक भावना है जो हमेशा रहेगी लोगों के अंदर, और हम जब तक रहेंगे तब तक इसके बारे में बात करते रहेंगे। और बेहतर का कोई पैमाना नहीं है, हर दिन हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और अगला और ताकत लगाएंगे, और जोर लगाएंगे, और नहीं सोएंगे। जैसा कि पता है, ये भी चुनाव था, हमारे कोई साथी छठ दिवाली में घर नहीं गए, एक बहुत बड़ा मौका पर्व का आया था, और ऐसे अगली बार भी हो सकता है। हम और डटे रहेंगे, और ताकत लगाए रहेंगे, और यहाँ से जाने वाले नहीं है। बस इतना ही कह के, और अपने अगले साथी जो है विशाल भाई, ऋतिक भाई, इनका एक नाम विशाल भी है, हाँ, जिन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया था, इनसे राय लेते हैं। चलिए, हाँ ऋतिक भाई बताइए अपने हिसाब से। हम लोग एक कहावत पढ़े हैं, एक कविता टाइप का है कि करत करत अभ्यास निजमत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। सही बात। अगर हम लोग कोई अभ्यास अगर निरंतर करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो तो दिखता है, उसका रिजल्ट मिलता है, दिखता है। तो ये जो जन सुराज जो परिश्रम कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, ये जो परिश्रम चल रहा है, जो जैसा कि वाकई सही बताएं कि छठ, होली, दिवाली में लोग, छठ में लोग घर नहीं गए, दिवाली में लोग घर नहीं गए, तो ये परिश्रम दिखेगा। आज दिखे, कल दिखे, परसों दिखे। अब प्रशांत भी एक बात बोलते हैं कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद खाली नहीं जाता। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को और जद्दोजहद बोलने में भी आपको काफी जद्दोजहद करना पड़ा। ठीक है, वही मतलब कि ये खाली नहीं जाता है, तो हम लोगों को और नीचे उतरने की आवश्यकता है। हम लोग नीचे उतरेंगे, जहां तक उतरना होगा उतरेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, और ये खाली नहीं जाएगा। 25 में इसका परिणाम दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक भाई। अब आप बताइए सिद्धांत भाई। शमसुल भाई, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो राजनीति मंच, माला और माइक तक सीमित हो गई थी, उसको जनता और जमीन तक लाने का काम अगर बिहार में किसी ने किया है तो प्रशांत जी ने किया है। भारी बात बोल दिया भाई, तो फिर से बोल रहे हैं यार। मतलब ये मैं कहीं किसी सभा में था, तो अचानक से मेरे अंदर से ये निकला कि जो राजनीति मंच, माला और माइक तक सीमित हो गई थी, उसे जनता और जमीन तक लाने का काम प्रशांत जी ने किया है। ये बात हम खुद भी फील कर पाते हैं, सब लोग भी फील कर पाते होंगे। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी इस चुनाव में, सबसे पहला तो समय की बहुत कमी थी, दूसरा संगठन नहीं था, और तीसरा पदयात्रा भी वहां नहीं हुई थी। लेकिन अब जो 2025 का परिदृश्य है वो उससे बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि जनता जो वोट करेगी तो विकास के लिए करेगी। जो विकल्प खोज रही है वो उसको जनस्वराज के रूप में मिल गया है, जो उसकी डिमांड थी वो फुलफिल हम लोगों ने की है। और तीसरी बात है कि अभी जो जनता का वोटिंग पैटर्न जहां तक मुझे समझ में आया है, तो वो एक आक्रोश की भावना से भी लोगों ने वोट किया है कि किसी तरीके से जो कुश्ती का मुकाबला है इसमें एक पटकनी दे दी जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि भाई किस तरफ जाना है। तो ये इस चुनाव में देखने को मिला है, संगठन को बहुत मजबूत करने का प्रयास, और जो लोग हैं जिन्होंने अभी चुनाव में काम किया है, मतलब संगठन नहीं था फिर भी जमीन पे इतने लोग हमें मिले, इतने साथी हमें मिले जिन्होंने वाहिनी से भी बढ़ के काम किया, मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। तो इतनी मेहनत उन लोगों ने की है, तो वो लोग कहीं ना कहीं संगठन का हिस्सा बनेंगे। जब बनेंगे तो उनका मोटिवेशन भी अलग होगा, और ऐसे बहुत लोग जब संगठन से जुड़ के काम करेंगे तो संगठन बहुत मजबूत होगा, और उसी की दम पे हम लोग चुनाव निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत भाई। आखिरी में शिवम भाई अपना कुछ बताइए। मेरे हिसाब से जो प्रशांत किशोर जी विजनरी डॉक्यूमेंट निकालने वाले हैं वो काफी प्रभावी साबित होगा। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, मेरे क्षेत्र में भी ऐसे काम हो सकता है और हमारा बिहार भी बदल सकता है। मुझे लगता है लोगों को ऐसा उम्मीद ही नहीं है कि मेरा बिहार बदल सकता है, बिहार में भी रोजगार आ सकता है। एक बार लोगों के अंदर ये उम्मीद जग जाएगी, फिर हो जाएगा। मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है कि जनस्वराज के आने से सच में क्या क्या बदलाव होगा जी। इसके वजह से
थोड़ा तो मतलब हम लोग को और हाँ, थोड़ा संदेश, क्योंकि किसी के भी आने से हो। हाँ किसी क्योंकि के लोग आने- आज तक यही देखते आए हैं कि नेता चोर है, जो एक बार 5 साल पे आता है, वोट लेता है, चला जाता है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अगर तुम्हारे वोट की ताकत है, तुम वोट दोगे तो तुम्हारे क्षेत्र में ही रोजगार आएगा। तो यही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए जनस्वराज टीवी उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया।